हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइक 26। आज के सेशन में हम क्लास 12th की साइकोलॉजी बुक देखेंगे। क्लास 12th की साइकोलॉजी बुक का जो फोर्थ चैप्टर है उसका नाम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो क्या होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर एंड ऑल द मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम। ये सारा लाइन बाय लाइन होगा। Okay, so we will start with the definition, concepts of abnormality and psychological disorder. I have left a wider space here कि यहाँ का explanation हम यहीं पे आपको करके दिखा देंगे. So we'll start with concepts of abnormality and psychological disorder. सबसे पहले, although many definitions of abnormality have been used over the years, none has won universal acceptance. ठीक है, बहुत सारी abnormality की definitions आई हैं, पर कोई ऐसी definition जैसे जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, कि मतलब सब लोग बोले कि अच्छा यही definition है which is the definition of abnormality, ऐसी कोई आ नहीं पाई है. Still, most definitions have certain common features. Okay, जो ज़्यादा definition है उसमें 4 जो features है वो तो common है. इसको हम mark कर देते हैं. पहला है deviance, second है distress, third है dysfunction and fourth है danger. हम एक एक करके चारों का meaning समझते हैं. That is, psychological disorders are deviant. Deviant का मतलब क्या होता है? देखो, deviant का मतलब होता है, deviance का मतलब actually होता है कुछ भी चीज़ जो नॉर्मल से अलग हो. जैसे अगर हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो ये चीज़ जो है इसमें ज़्यादातर स्कोर्स आएंगे पॉपुलेशन के, तो नॉर्मल है. अभी जो एक्सट्रीम स्कोर्स है इसको हम डेविएंस ही कहते हैं. वी कॉल इट डेविएंस ओनली. देन सेकेंड है डिस्ट्रेसिंग. डिस्ट्रेसिंग का मतलब जो कि पॉजिटिव नहीं है, प्लेजेंट नहीं है, पसंद नहीं आ रहा है. देखो, स्ट्रेस भी दो तरीके का होता है, ऐसे समझते हैं. एक होता है यू स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस, और एक होता है डी स्ट्रेस जिसको कहते हैं नेगेटिव स्ट्रेस. जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आज के टाइम पे वो डी स्ट्रेस से हो रही हैं, तो एबनॉर्मैलिटी भी जो है वो डिस्ट्रेसिंग होती है. देन थर्ड है डिसफंक्शनल. व्हाट इज डिसफंक्शनल? डिसफंक्शन का मतलब है जो नॉर्मल हमारी फंक्शनिंग है उसको इंटरफेयर करे. इंटरफेयरिंग विद द पर्सन्स एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज इन अ कंस्ट्रक्टिव वे एंड इन अ कंस्ट्रक्टिव वे. ठीक है, अब आपका नॉर्मल फंक्शन क्या है कि आप सुबह सो के उठते हैं, यू टेक अ शावर, देन यू अटेंड योर क्लासेस, ओके, देन यू ईट योर फूड. ये नॉर्मल है. पर आपका ये सब करने का कुछ का भी मन नहीं कर रहा है बहुत लंबे टाइम तक. देखिए, छोटे से टाइम के लिए ऐसा होता है कई बार. वी फील एज इफ वी आर डिप्रेस्ड व्हेन वी आर जस्ट अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशंस. तो अगर छोटे टाइम तक के लिए तब ये नॉर्मल है, पर ये लंबे टाइम तक हो देन इट इज डिसफंक्शनल. एंड देन इट इज़ पॉसिबली डेंजरस. डेंजरस क्यों है? क्योंकि जो इंसान एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा वो हो सकता है सुसाइडल हो, तो दैट इज़ डेंजरस. हो सकता है उसके अंदर रिवेंज की इतनी ज़्यादा टेंडेंसी हो कि ही इज़ नॉट हेजिस्टेंट अबाउट किलिंग समवन. सकता है उसको जो चीज़ एक्चुअली में नहीं है, ठीक है, जो चीज़ एब्सेंट है वो भी उसको दिख रही है, और क्योंकि वो दिख रही है इसलिए वो उसको मारने की कोशिश कर रहा है. सो दैट बिहेवियर इज पॉसिबली डेंजरस. तो जो 4 डीज हैं हमारे abnormality के, डेवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेंजर. आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. नेक्स्ट लाइन देखते हैं. दिस डेफिनेशन इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच वी कैन एक्सप्लोर साइकोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी. है ना. सिंस द वर्ड एबनॉर्मल का मतलब क्या है, लिटरली मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इट implies deviation from some clearly defined norms or standards. नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स का मतलब होता है जो हमारी सोसाइटी में अनरिटन रूल है, अनरिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दैट आर नॉर्म्स. यहाँ पे डेविएशन फ्रॉम सम क्लियरली डिफाइंड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड, उसको भी हम एबनॉर्मल कहेंगे. इन साइकोलॉजी वी हैव नो आइडियल मॉडल. कुछ आइडियल मॉडल नहीं है हमारे पास, कुछ नॉर्मल मॉडल भी नहीं है तो यूज एज अ बेस फॉर कंपैरिजन. क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो कल्चर टू कल्चर, सोसाइटी टू सोसाइटी अलग होती है. इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, सो किसी एक रिलीजन में टू गेट मैरिड टू अ कजन इज नॉर्मल, ठीक है, पर कुछ रिलीजन में ये टैबू है.
सो अब क्या नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी और द कल्चर वी आर लिविंग इन। इसलिए हमारे पास कोई एक बेस या बहुत ज़्यादा ऐसी रिजिड सी डेफिनेशन नहीं है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में होती है। देन लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कह रहे हैं द फर्स्ट अप्रोच व्यूज एबनॉर्मल बिहेवियर एज अ डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, यही क्या है एबनॉर्मल बिहेवियर। Many psychologists have stated that abnormal is simply a label that is given to a behavior which is deviant from social expectation। यही चीज बताई थी अभी, फिर से वही कह रहे हैं। Abnormal behavior, thoughts, and emotions are those that differ markedly from a society's idea of proper functioning. Each society has norms which are stated or unstated rules for proper conduct. Now, behaviors, thoughts, and emotions that break societal norms are called abnormal। क्योंकि आज के टाइम पे गर्ल्स जो हैं, women जो हैं, वो बाहर जाती हैं, they dress as they want to, study what they want to, and they also work wherever they want to। पर यही चीज़ आज से 100 साल पहले अगर हम बोलें तो ये नॉर्मल नहीं थी। दैट वॉज नॉट नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स थे, कुछ रूल्स रेगुलेशन थे कि लड़कियों को ये काम नहीं करने हैं, तो वो नहीं करती थी। तो जो भी इसको ब्रेक कर देता था, जो भी इस बैरियर को ब्रेक कर देता था, उसको क्या कंसिडर कर देते थे ये लोग? एबनॉर्मल। यही कह रहे हैं। तो पहला फर्स्ट अप्रोच जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर को देखते हैं वो यही है कि जो भी डेविएशन होगा सोशल नॉर्म से वो एबनॉर्मल है। ओके, नाउ अ सोसाइटीज नॉर्म्स ग्रो फ्रॉम इट्स पर्टिकुलर कल्चर। हमारा कल्चर क्या होता है? कल्चर की डेफिनेशन में पता होनी चाहिए। हमारा कल्चर क्या होता है? हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास, हमारी वैल्यूज, हमारे संस्कार, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हैबिट्स, स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड आर्ट्स। Thus, a society whose culture values competition and assertiveness may accept aggressive behavior, whereas one that emphasizes cooperation and family values। जैसे कि इंडिया, जैसे हमारी इंडियन मतलब इंडियन कल्चर हमारा क्या है? कलेक्टिविस्टिक कल्चर है। हम हम किस चीज़ को प्रमोट करते हैं? फैमिली के साथ रहना। दिस इज आर कल्चर। पर जैसे कंट्रीज है यूएसए जैसी, इनका कैसा कल्चर है? इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है। कौन सा कल्चर है? इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है। तो यहाँ पे दे प्रमोट इंडिविजुअलिटी। तो हमारे कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है कि क्या हम एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है, और क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। और सोसाइटीज वैल्यूज में चेंज ओवर टाइम, जैसे हमारी इंडिया में ही हुई है, कॉजिंग इट्स व्यूज ऑफ व्हाट इज साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल टू चेंज एज वेल। ठीक है, आज से 50 साल 100 साल पहले भी इंडिया में लड़कियों का काम करना इतना नॉर्मल नहीं था, बहुत कॉमन है। Serious questions have been raised about the definition. It is based on the assumption that socially accepted behavior is not abnormal and that normality is nothing more than conforming to social norms. That normality is nothing more than conformity to social norms। कि जो हमारे सोशल नॉर्म्स उस पर हम कंफर्म कर दें, उन पे हामी भर दें कि हाँ भाई आप सही कह रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल। एक प्रियंका चोपड़ा का डायलॉग है कि गुड गर्ल्स डोंट मेक हिस्ट्री, बोल्ड गर्ल्स डू। आई डोंट नो प्रियंका चोपड़ा का है या किसी का है। तो जो बोल्डनेस है ना, ये हमारी सोसाइटी के लिए अब नॉर्मल है, और जो गुड गर्ल वाला नेचर है ये हमारी सोसाइटी के लिए नॉर्मल है। पर साइकोलॉजी में ये चीज़ इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है, इसको देखने का तरीका थोड़ा सा और डिफरेंट है। देख लेते हैं हम तरीका इसका। द सेकेंड अप्रोच व्यूज एबनॉर्मल बिहेवियर एज मैल अडेप्टिव। मैल अडेप्टिव क्या होता है? Many psychologists believe that the best criteria for determining the normality of behavior is not whether society accepts it, but whether it fosters the well-being of individual and eventually of the group to which he belongs। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं ये कि नॉर्मेलिटी का क्राइटेरिया ये नहीं है कि सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, मतलब जो सोशल नॉर्म्स है बस वो फॉलो करना इज नॉट नॉर्मेलिटी, बट क्या है? इट फॉस्टर्स, वेदर इट फॉस्टर्स द वेल-बीइंग ऑफ इंडिविजुअल। अब वेलबींग क्या कह रहे हैं? वेलबींग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? वेलबींग इज नॉट सिंपली मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल। जैसे कह रहे हैं, जैसे वेलबींग है, वेलबींग इज नॉट ओनली अबाउट मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल, मेंटेन बट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। जैसे अगर
आप जो है यू आर अर्निंग 20,000 रुपीज पर मंथ एंड यू आर ऑल्सो free of any disease, you don't have any disease. They are saying that this is not well-being. पर क्योंकि आप 20 कमा रहे हैं तो you are focusing also on 30,000, 40,000, 50,000 in the coming future. Plus you are also maintaining your health. Just because you are disease free does not mean कि आपने छोड़ दिया है कि मुझे तो कोई बीमारी होगी नहीं. आप अच्छा एक रूटीन फॉलो कर रहे हो. That is that is well-being. That is the actualization of potential, which you must have studied in Maslow's need hierarchy theory. Maslow की need hierarchy theory I'll explain you in the chapter, in the next chapter, जिसमें ये आएगा actually. According to this criterion, conforming behavior can be seen as abnormal if it is maladaptive. अगर कोई आपसे कह रहा है कि bullying someone is normal, है ना, तब तो वो maladaptive हो गया. आप कंफर्म कर दिए उसमें, लेकिन वो माल अडेप्टिव हो गया ना, वो नेगेटिव चला गया. सो इट कैन बी सीन एज एबनॉर्मल इफ इट इज माल अडेप्टिव. दैट इज इफ इट इंटरफेयर्स विद द ऑप्टिमल फंक्शनिंग एंड ग्रोथ. एग्जाम्पल भी दे रहे हैं ये लोग. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट इन द क्लास prefers to remain silent even when he or she has questions in his or her mind. Describing behavior as maladaptive implies that a problem exists. It also suggests that vulnerability in the individual, inability to cope, or exceptional stress in the environment have led to problems in life. आपके साथ ही होता होगा क्लास में, है ना. यू हैव सम डाउट इन क्लास, पर आप टीचर से नहीं पूछ रहे हो डाउट, तो ये एक माल अडेप्टिव बिहेवियर है. माल अडेप्टिव है क्योंकि आप पैसे दे रहे हो, आपके पापा पैसे दे रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, या पेरेंट्स आर पेइंग, so you must ask the question, but you're not asking, so that is a problem, right? That is a problem. But it is also suggesting that vulnerability in the individual, कि आप में कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी है, that you have some kind of insecurity जिसकी वजह से आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो, या inability to cope. हो सकता है कभी पास्ट में आपने क्वेश्चन पूछा हो और जो टीचर है उसने आपको एम्बैरेस कर दिया हो क्लास के सामने, सो आर नॉट एबल टू कोप अबाउट दैट सिचुएशन, उसकी वजह से भी आपका बिहेवियर हो सकता है हो. या तो फिर एक्सेप्शनल स्ट्रेस इन द इन्वायरमेंट, या हो सकता है कि यू हैव सोशल एंजाइटी, कि आपके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हो एंड यू आर जस्ट एंशियस अबाउट दैट सिचुएशन, इसकी वजह से आप क्वेश्चन ना पूछ पा रहे हो. तो है क्या, माल अडेप्टिव चीज जो है वो नेगेटिव है, पर उसके पीछे की अगर हम हिस्ट्री देखें तो इट कैन बी वेरी लॉन्ग. ओके, नाउ इफ यू टॉक टू पीपल अराउंड यू, we'll see that they have values, ideas about psychological disorder that are characterized by superstition, ignorance, and fear. Now, again, it is a commonly believed that psychological disorder is something to be ashamed of. तो ये क्या एक स्टिग्मा है? This is called as stigma, कि एक लोगों में एक that people have some negative attitude about the mental illness. इसी को हम क्या कह रहे हैं? स्टिग्मा कह रहे हैं. People are hesitant to consult a doctor or psychologist because they are ashamed of their problems. हो सकता है अभी भी हमारे यहाँ लोगों को पागल बोला जाता है, तो people who visit a psychiatrist or psychologist. So actually psychological disorder which indicates a failure in adaptation should be viewed as other illness. तो जो maladaptive behavior कर रहे हैं, अगर आपके अंदर ये चीज़ है and you are visiting a psychologist or a psychiatrist, तो आपको पता चलेगा कि these things are also normal. बहुत लोगों में देखने मिल रही है, but you are bold enough to step out and to get rid of those problems. तो ये हमारा यहाँ तक क्या हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, which was concepts of abnormality and psychological disorder. Now we will talk about the historical background. Now, to understand the psychological disorders, we would require a brief historical account of how these disorders have been viewed over the ages. When we study the history of abnormal psychology, we find that certain theories have occurred over and over again. ठीक है, हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं, पढ़ने के पहले हमें उसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी चीज़ इवॉल्व कैसे हुई है, हाउ इट हैज़ इवॉल्व. So we will study how psychological disorders have been evolved over time. Now, one ancient theory that is still encountered today holds that abnormal behavior can be explained by operation of supernatural and magical forces such as evil spirits, भूत प्रेत, और the devil, शैतान. ठीक है, ये बहुत कॉमन है. अभी भी गांव वगैरह में जाओ आप, गांव में नहीं, अच्छे अच्छे इवन द एजुकेटेड पीपल,
दे थिंक दैट झाड़ फूक करना इज नॉर्मल। ठीक है, कि अगर कोई बहुत नेगेटिव फील कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई डिप्रेस फील कर रहा है, तो उनको हो सकता है भूत प्रेत लग गए हों, चुड़ैल ने हमला कर दिया हो, है ना, तो शैतान आ जाता है, बस जाता है। तो मैनी पीपल स्टिल डिपेंड ऑन एक्सॉर्सिज्म। एक्सॉर्सिज्म का मतलब क्या होता है कि रिमूविंग द evil that resides in the individual through counter magic and prayer is still commonly used। कि झाड़ फूक करके किसी बाबा के पास लेके जाते हैं और कोई ताबीज पहना देते हैं, या ये सारी चीज़ें जो है पीपल स्टिल प्रैक्टिस देम। ये पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था। इन मेनी सोसाइटीज द शमन और द मेडिसिन मैन, जिसको ओझा कहते हैं, इज अ पर्सन हु इज बिलीव टू हैव कॉन्टेक्ट विद सुपर फोर्सेस एंड इज द मीडियम थ्रू विच स्पिरिट्स कम्युनिकेट विद ह्यूमन बीइंग। तो कई बार होता है कि हमने अपने हमारे कोई ग्रैंड 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 कोई थे, ठीक है, तो हमने उनका जो अंतिम संस्कार है वो बहुत अच्छे से नहीं किया, तो वो आके तंग कर रहे हैं। इसके लिए क्या होता है, एक ओझा करके, एक ऐसे शमन या ओझा करके, मतलब लोग करते हैं कि इनके पास स्पिरिट्स आके बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने क्या दिक्कत करी थी, क्या प्रॉब्लम करी थी, तो अब वो जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर लेंगे, तो वो जो आपको है वो परेशान नहीं करेंगे, है ना। तो दीज ऑल आर सुपरस्टिशन। ये सुपरस्टिशन, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट स्टिल पीपल प्रैक्टिस इट। So, through the shaman, an afflicted person can learn which spirits are responsible for his or her problems and what needs to be done to appease them, which is totally stupid, right? And then a recurring theme in the history of abnormal psychology is the belief that individuals behave strangely because their bodies and their brains are not working properly। ये बात तो सही है ना, this is correct कि humans जो है they behave इन एन ऑड मैनर, क्योंकि उनकी बॉडी और जो उनका ब्रेन है उसमें कुछ इम्पेयरमेंट आ गया है, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एंड दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच। दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच। In the modern era, there is evidence that body and brain processes have been linked to many types of maladaptive behavior. For certain types of disorder, correcting the defective biological process result in improved functioning। जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल दें, तो एक पार्किंसंस डिजीज होती है, पार्किंसंस डिजीज होती है, वो क्यों हो जाती है, क्योंकि बॉडी में डोपामीन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, ये बस रीजन नहीं है, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन। तो ऐसे ही कोई से कुछ बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक चेंजेस आ जाते हैं हमारी बॉडी में, न्यूरोट्रांसमीटर्स के फंक्शनिंग में या हमारे न्यूरॉन्स के फंक्शनिंग में अगर कुछ इम्पेयरमेंट आ गया, सो इट कैन बी कॉल्ड एज बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक रीजन। देन अनदर अप्रोच इज द साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच, जो कि हम जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात करते हैं साइकोलॉजी में। According to this point of view, psychological problems are caused by inadequacies in the way an individual thinks, feels or perceives the world। हो सकता है कभी एक इंडिविजुअल फेल हो गया, नाउ ही इज हैविंग नेगेटिव एटीट्यूड, उसका नेगेटिव एटीट्यूड है, जिसकी वजह से वो थिंक भी, मतलब वो सोचेगा भी नेगेटिव, वो फील भी वैसे ही करेगा, वो दुनिया को भी वैसे ही देखेगा। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दैट विल कॉज व्हाट, एबनॉर्मैलिटी। नाउ ऑल थ्री ऑफ दीज पर्सपेक्टिव, एक तो सुपरनैचुरल, एक बायोलॉजिकल और एक साइकोलॉजिकल, have recurred throughout the history of Western civilization। In the ancient Western world, it was philosopher physicians of ancient Greece such as Hippocrates, Socrates, and in particular Plato who developed the organismic approach। ठीक है, इनके नाम बहुत बार आएंगे, हमें पता होने चाहिए, हिपोक्रेट्स, सोक्रेट्स एंड प्लाटो। ठीक है, एक एरिस्टोटल भी आता है काफ़ी ज़्यादा। तो इन्होंने कौन सी अप्रोच बनाई, ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। एंड इन्होंने कैसे व्यू किया कि एंड व्यू डिस्ट्रीब्यूटेड बिहेवियर एज अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इमोशंस, हमारे इमोशंस और रीजन। रीजन का मतलब क्या है, हमारा लॉजिक। हम जब इमोशन और लॉजिक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं, ठीक है, उस टाइम हमारे साथ क्या होता है, हमारा डिस्टर्ब बिहेवियर होता है। ओके, देन गैलन, गैलन ने क्या किया, गैलन ने एलेबरेट किया 4 ह्यूमर्स के बारे में, इन पर्सनल कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट। अकॉर्डिंग टू हिम द मटेरियल वर्ल्ड वाज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। कौन कौन सा, अर्थ, एयर, फायर, वाटर।
हमारा जैसे कहते हैं ना 5 चीजों से बने हैं, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ऐसे करके 5 है ना, वैसे ही गैलिन ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? गैलिन ने। नाउ इन्होंने इसको बॉडी फ्लूइड्स का नाम क्या क्या दिया है? किसका दिया है? ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेचर। नाउ ईच ऑफ दीज फ्लूइड्स वर सीन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है? हमारे इन्नेट पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है, कि कोई इंसान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, उसका जो भी बायोलॉजिकल कॉज है, दैट इज ओनली टेम्परामेंट। नाउ इम्बैलेंस अमंग द ह्यूमर्स वर बिलीव टू कॉज वेरियस डिसऑर्डर। अगर ये चारों का जो इम्बैलेंस है, अगर किसी भी एक का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गया, किसी का एकदम कम हो गया, तब ये डिसऑर्डर कॉज करेगा। अच्छा, इन्होंने सिर्फ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं बोला था, इन्होंने बोला था बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज करेगा। ठीक है, तो सिर्फ एक की बात नहीं हुई है। नाउ दिस इज सिमिलर टू द इंडियन नोशन ऑफ थ्री दोष। हमारे यहाँ भी तो त्रिदोष होते हैं ना, वत, पित्त एंड कफ, which were mentioned in अथर्व वेद and आयुर्वेदिक टेस्ट। ठीक है, then in the middle ages demonology and superstition gained renewed importance on the explanation of abnormal behavior। सबसे पहले हमने हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हमको सुपर नेचुरल पे फोकस किया गया। ठीक है, उसके बाद किस पे फोकस किया गया? कुछ ना कुछ तो बायोलॉजिकल रीजन है, फिर बात की गई कि कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल रीजन है, फिर मिडिल एज में वापस से इसी पे वापस आ गए, किस पे? डेमोलॉजी पे और सुपरस्टिशन पे। डेमोनोलॉजी क्या होता था? इट वॉज रिलेटेड टू अ बिलीव दैट पीपल विथ मेंटल प्रॉब्लम्स वर evil and thus and there are numerous instances of witch hunts during this period। अच्छा, इफ यू आर अवेयर अबाउट इट, तो क्या करते थे ना, कि मानते थे कि कुछ जो लोग हैं, सर्टेन पीपल, ठीक है, सर्टेन पीपल, इनके अंदर किसी भूत ने कब्जा कर लिया है, किसी साये ने कब्जा कर लिया है, तो इनके पीछे भागते थे मतलब इनको पकड़ने की कोशिश करते थे, और इसको हम विच हंट कहते थे। इनको मार डालते थे, दे यूज्ड टू किल दीज पीपल, क्योंकि उनको लगता था कि समथिंग इविल जो है, इट इट हैज टेकन ओवर द बॉडी। ओके, now during the early Middle Ages the Christian spirit of charity prevailed and Saint Augustine wrote extensively about feelings, mental anguish and conflict। Now this laid to the groundwork for modern psychodynamic theories of abnormal behavior। अभी हम जब बात करते हैं कि हमारी जो मॉडर्न साइकोडायनेमिक थ्योरीज है वो कहाँ से आई हैं, तो सेंट ऑगस्टिन ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है। ठीक है, देन फिर आता है रेनेसा पीरियड। सो द रेनेसा पीरियड वाज मार्क्ड बाय इंक्रीज्ड ह्यूमनिज्म एंड क्यूरियोसिटी अबाउट बिहेवियर। यहाँ इस टाइम पे कौन आए? जॉन वेयर आए। ओके, जॉन वेयर। नाउ जॉन वेयर ने क्या किया? ही एम्फसाइज्ड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एज कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, कि जो दिमाग में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि हमारे एटीट्यूड कुछ है और हमारा बिहेवियर कुछ है। ठीक है, इफ वी वांट समथिंग एंड वी बट वी आर नॉट बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे टू गेट दैट थिंग, इनकी वजह से क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन अराइज होती है। ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से होता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े अगर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक जो एक जो बेटा है उसकी अपने पिताजी से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही है, इन सब की वजह से भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। He also insisted that witches were mentally disturbed and required medical, not theological treatment. Okay? Then अब हम कहाँ पे आ गए? अब हम आ गए हैं 17th और 18th सेंचुरी में। इसको क्या बोला जाता था? एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट। क्या बोला जाता था? एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट, एज द साइंटिफिक मेथड रिप्लेस्ड faith and dogma as ways of understanding abnormal behavior. The growth of scientific attitude towards psychological disorder in the 18th century contributed to the reform movement and to increase compassion for people who suffered from these disorders. Now, reforms of asylums, जो mental hospitals थे, were initiated in both Europe and America. One aspect of the reform movement was a new inclination for deinstitutionalization, which placed emphasis on providing community care for recovered mentally ill individual। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया।
Now, in recent years, there have been convergence of these approaches, which has resulted in interactional और biopsychosocial approach. Interactional approach का मतलब क्या है कि जो biological, psychological और social जो भी roles हैं, ये तीनों कैसे एक दूसरे से interact कर रहे हैं और हम उसके बारे में मतलब कैसे interact कर रहे हैं और psychological disorder cause कर रहे हैं, हम कैसे इनको ऐसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में we will be studying. ठीक है, psycho social एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स. देखो साइकोलॉजिकल में क्या आ जाता है, साइकोलॉजिकल में हम कैसा सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा परसीव कर रहे हैं, हम कैसा दुनिया को देख रहे हैं. सोशल में आ जाता है हमारे रिलेशनशिप, ठीक, हमारी एनजाइटी, जो सोशल एनजाइटी लोगों को देख के कभी कभी बढ़ जाती है, वो सारी. और बायोलॉजिकल में हमारे न्यूरॉन्स, हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, ये सब जो है कंबाइंड फॉर्म में, ये सब हमारे कंबाइंड फॉर्म में हमारा मतलब नॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो डिटरमाइन करते हैं. ओके, तो ये हमारा हो गया दो कॉन्सेप्ट्स. क्या क्या पढ़ लिया हमने? हमने पढ़ लिया व्हाट इज एबनॉर्मैलिटी, हमने पढ़ लिया व्हाट इज एबनॉर्मैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. तो सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 4 डी होते हैं विच आर कॉमन टू ऑल एबनॉर्मल बिहेवियर. डेविएंस होता है, डिस्ट्रेस होता है, डिसफंक्शन होता है, डेंजर होता है. ओके, इसके अलावा हमने ये देख लिया कि डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स जो हैं, ये कंसिडर कौन करता है, ये क्या कंसिडर करता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर है. सबका कल्चर अलग होता है, नॉर्मल एबनॉर्मल वाले कल्चर बेस्ड है, क्या माल अडेप्टिव है, क्या अडेप्टिव है, ये भी बेस्ड है हमारे पास्ट पे, हमारी पास्ट हिस्ट्री पे. एंड वेलबींग की डेफिनेशन हमने देखी कि इट इज नॉट ओनली अबाउट द एब्सेंस ऑफ, लाइक इट इज नॉट सिंपली मेंटेनेंस ऑफ सर्वाइवल बट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट स्टिग्मा, कि कैसा नेगेटिव एक एटीट्यूड है लोगों का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेके. देन हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा कि सबसे पहले सुपरनैचुरल या मैजिकल फोर्सेस पे बिलीव करते थे, फिर एक बायोलॉजिकल अप्रोच आ गई, फिर साइकोलॉजिकल अप्रोच आ गई, फिर हिप्पोक्रेट्स आए, सोक्रेट्स आए, एरिस्टोटल, प्लाटो आए, इन्होंने क्या दिया, ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच दी. इन गैलन आए जिन्होंने 4 ह्यूमर्स दिए. गैलन के बाद फिर एक मिडिल एज आ गई. मिडिल एज में क्या हुआ, वापस से डेमन्स पे, सुपरस्टिशन पे बिलीव होने लगा, विच हंट होने लगा यहाँ पे. फिर सेंट ऑगस्टीन आए, उन्होंने लिखा, क्या लिखा, जो मॉडर्न साइकोडायनेमिक थ्योरीज की फाउंडेशन बना, वो अप्रोच इन्होंने दी. उसके बाद रेनेसा पीरियड आया, तो वापस इंसानों पे क्यूरोसिटी पे फोकस हुआ. जॉन वियर जो थे, जोहान वियर, इन्होंने बताया कि जो होता है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से होते हैं और हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ हो जाता है, इसकी वजह से होते हैं. देन एज ऑफ रीजन एंड एनलाइटनमेंट आई 18th सेंचुरी में, ठीक है. देन रिफॉर्म मूवमेंट आया, डिंस्टिट्यूशनलाइजेशन हुआ वापस असाइलम्स वगैरह में, कम्युनिटी हेल्प काफ़ी होने लगी. एंड लास्ट में हमने रियलाइज़ किया, क्या रियलाइज़ किया, कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ये तीनों इंटरैक्ट करते हैं और इनके इंटरैक्शन की वजह से नॉर्मैलिटी और एबनॉर्मैलिटी दोनों होती है. इसका मतलब इनके इंटरैक्शन से ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते भी हैं और इनके इंटरैक्शन से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ठीक भी होते हैं. करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कि हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को कैसे क्लासिफाई किया है, कैसे अलग अलग कैटेगरीज दी है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. नाउ in order to understand psychological disorders, we need to begin by classifying them. A classification of such disorders consists of list of categories of specific psychological disorders grouped into various classes on the basis of some shared characteristic. कुछ भी चीज़ क्लासिफिकेशन हम कब करते हैं, जैसे हमने मैंगो, एप्पल, पेन, पेंसिल, ठीक है, आपको इसको याद करने के लिए बोल दिया, आपको इसको समझने बोल दिया, तो आप क्या करोगे, आप स्टेशनरी आइटम्स की एक लिस्ट बना लोगे एंड एक फ्रूट्स की लिस्ट बना लोगे एंड इनको वहाँ पे प्लेस कर दोगे, राइट. दिस इज व्हाट, दिस इज ओनली क्लासिफिकेशन, दिस इज क्लासिफिकेशन. तो ये क्यों होता है कि हम चीज़ों को ईजिली समझ जाएं और कुछ कॉमन ऐसी चीज़ निकाल दें जिससे हम उसको कैटेगराइज कर पाएं.
तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो सिम्टम्स है ना, सिम्टम्स या जो भी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी डिसऑर्डर के, उसके बेसिस पे हम इनको क्या करते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं. दैट इज ओनली क्लासिफिकेशन. Now, classifications are useful because they enable users like psychologists, psychiatrists, and social workers to communicate with each other about the disorder and help in understanding the cause of psychological disorders and processes involved in their development and maintenance. कि हम क्या कर सकें, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो साइकाइट्रिस्ट है, सोशल वर्कर्स भी हैं जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को देख रहे हैं, वो एक दूसरे से संपर्क कर सके, कम्युनिकेट कर सके डिसऑर्डर के बारे में. अब वो बस बैठ के करेंगे तो नहीं ना, कि अगर एक साइकाइट्रिस्ट को एक साइकोलॉजिस्ट को बताना है, देखो साइकाइट्रिस्ट क्या होगा, वो मेडिसिन दे देगा, है ना. अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा वो थेरेपी लेने के लिए, थेरेपी लेने के लिए. तो अब साइकाइट्रिस्ट क्या बताए, क्लिनिकल जो थेरेपिस्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट है, सो वो क्या बताएगा, इस इंसान को रात को नींद नहीं आ रही है, ये दिन भर ऐसे कर रहा है, ऐसे करके, बस ये ऐसे करके. इतना टाइम थोड़ी है किसी के पास कि 10 सिम्टम्स बस उनको नरेट करते रहे, कम्युनिकेट करते रहे. तो क्या बोलेगा सीधे कि इसको इंसोम्निया हो गया है. ठीक है, तो यही क्लासिफिकेशन है कि इंसोम्निया के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स आ गए. दैट इज ओनली क्लासिफिकेशन. नाउ द अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन, इसका डेफिनेशन मतलब एपीए का फुल फॉर्म जो है वो पता होना चाहिए. अच्छा, एपीए अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन, ठीक है, ये क्यों लिखना है बताते हैं. और एक एपीए होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन से की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो डीएसएम है, जो डीएसएम है ना, वो किसने दिया है, अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन ने. फर्स्ट आया था 1952 में. तो वही कह रहा था, अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन हैज पब्लिश्ड एन ऑफिशियल मैनुअल डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग वेरियस काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. इसका करंट वर्जन ऑफ वर्जन 5 यूज कर रहे हैं, 5th एडिशन. द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, एक बुक है, ये किताब है जिसके अंदर पूरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अलग अलग कैटेगरीज में उनको क्लासिफाई किया गया है. तो क्या प्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रीट क्लिनिकल क्राइटेरिया विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिसऑर्डर्स. ठीक है, तो हमको डीएसएम का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए. डीएसएम का फुल फॉर्म क्या है, क्या है डीएसएम का फुल फॉर्म, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, डीएसएम ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स. और एपीए का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन. Now, the classification scheme officially used in India and elsewhere is the 10th revision of ISD. इंडिया में हम ICD सॉरी, इंडिया में हम ICD यूज करते हैं. ICD 10th चल रहा है, ठीक है. इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर. ये किसने बनाया है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने. फॉर ईच डिसऑर्डर और डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन clinical features or symptoms and other associated features include diagnostic guidelines, कि क्या चीज़ होना चाहिए कि हम डायग्नोज करेंगे कि इस इंसान में ये डिसऑर्डर है, वो सब दिया गया है. इट इज प्रोवाइडेड इन द स्कीम. तो क्लासिफिकेशन के बारे में इतना ही था. क्या क्या समझ में आया हमको क्लासिफिकेशन के बारे में, कि ये DSM जो है अभी हम 5th एडिशन यूज कर रहे हैं, ये दिया किसने था, ये अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन ने दिया था. ठीक है, इंडिया में हम ICD 10 यूज कर रहे हैं. ठीक है, ये किसने दिया था, ये WHO ने दिया था. आज के लिए इतना ही, इस सेशन के लिए इतना ही रहने देते हैं. ये हमारा पार्ट 1 हो गया. ओके, पार्ट 2 में हम फैक्टर्स पढ़ेंगे एंड देन पार्ट 3 से हम स्टार्ट करेंगे हमारे डिसऑर्डर्स जो वेरियस टाइप्स दिए गए हैं. And also, if you found this video helpful, do like the video. You can leave the comment if you want, and also do subscribe to Psych 26.